आपल्या दुसऱ्या वक्त्या आहेत सीमा अगरवाल. पर्यावरणीय संकटाचा शेतीवर आणि परिणाम आणि उपाययोजना. सीमा अगरवालचं आणखीन एक चांगलं कॉन्ट्रीब्युशन की तिने विंचुर्णीवर एक विंचुर्णीचे गांधी अशी छान फिल्म केली आहे. ती आपण कधीतरी बघूया असं आपण आशा करू. नमस्ते, मैं हिंदी में बोलती हूँ। 10 साल से मैं महाराष्ट्र के किसानों के साथ काम कर रही हूँ। उनका जो स्पेशली जो नेचुरल खेती करते हैं, केमिकल फ्री खेती करते हैं, बेटर है हाँ, तो जो नेचुरल और केमिकल फ्री खेती करते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए उनका मटेरियल जो विक्री व्यवस्था कहते हैं वो मैं पूना में कर रही थी 10 साल से। तो जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है या जो उनके साथ काम करके समझ में आया है वही आपके सामने थोड़े पॉइंट्स के रूप में पेश कर रही हूँ। क्लाइमेट चेंज इफ़ेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, तो ऑलरेडी हम सुबह से वो सुन ही रहे हैं कि काफ़ी कुछ ड्रॉट्स आ रहे हैं, फैमिन्स आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, वाइल्ड फायर्स बढ़ रहे हैं और काफ़ी कुछ जो परिणाम हम ऑलरेडी देख रहे हैं। बट ये इसका कारण क्या है? तो पहला ही पॉइंट जो मैं कहती हूँ कि खेती हम कर रहे हैं, खेती इटसेल्फ इज़ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। खेती करने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, ज़मीन को समतल किया जा रहा है और इंडिया में आज देखेंगे तो एवरेज लैंड होल्डिंग इज़ लेस देन 1 एकड़। तो इतनी कम ज़मीन अगर एक आदमी के पास है, उसे कहेंगे वाटर मैनेजमेंट करिए, तो वो क्या शेततल करेगा? नहीं करेगा। ही विल डिपेंड ऑन गवर्नमेंट। तो आप एक डिपेंडेंसी वाली खेती कर रहे हो जहाँ आपको ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए और वो सपाट चाहिए और उसके लिए आप सब कुछ पेड़ हो, पहाड़ हो, ज़मीन जल हो, सबका नाश कर रहे हो। तो जल, ज़मीन, जंगल जब तक ये साथ में नहीं आते हैं तो खेती पर्यावरण पूरक है ही नहीं। तो इस तरीके से पहली ही बात में मैं कह रही हूँ कि खेती जब तक हो रही थी इन सबको साथ लेके तब तक पर्यावरण पूरक थी। उसके बाद में जब हम देखते हैं कि अब नेचुरली क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स दिख रहे हैं, बढ़ा हुआ तापमान हो या बढ़ी हुई रेंज हो, तो शॉर्ट टर्म क्रॉप प्रोडक्शन तो लॉस हो ही रहा है। आगे जाके जो प्रोडक्शन डिक्लाइन देख रहे हैं हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स बोलो, 5 इयर्स बोलो, हर खेत में से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, कीड़े बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। तो ये क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स दिख रहे हैं। बट थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है खेती में क्लाइमेट चेंज जो इफेक्ट का या आप बोलो इम्पैक्ट है या फिर वो चेंज हुआ है ह्यूमन नेचर की वजह से, ह्यूमन फूड कंजम्पशन हैबिट्स। हमें सब कुछ चाहिए, हम धान भी खाएंगे, हम प्लांट्स भी खाएंगे, हम मीट भी खाएंगे, दूध भी पिएंगे, सब कुछ हमें चाहिए और सब कुछ एक साथ एक ही प्लेट में रोज चाहिए। तो ये जो हमारा फूड कंजम्पशन पैटर्न है, एवरीथिंग ऑल द टाइम ऑल द ईयर, न लोकल न सीजनल, हम कुछ नहीं सोचेंगे, माइंडलेस कंजम्पशन, इसके वजह से जो खेती पे प्रेशर पड़ रहा है, वो प्रेशर की वजह से जो किसान कुछ भी करने तैयार हैं, कुछ भी उगाएंगे, कैसे भी उगाएंगे, तो ये नेचुरली उसके दुष्परिणाम हम लोग देख रहे हैं। इसको ठीक कैसे करेंगे? बिल्कुल इसका उलट करना है, नेचर रिस्टोरेशन करना है। अगर हम बुक्स में देखेंगे कि खेती कैसी होती थी तो वो दिखाई देता है, जल, ज़मीन, जंगल सब कुछ है, नदी बह रही है अच्छे से और जानवर हैं, सब कुछ है। और आज एक्चुअली अगर हम कोई खेत में जाते हैं तो उसका चित्र कुछ और ही दिखता है। वहाँ पे सिर्फ एक क्रॉप दिखेगा, मोनोक्रॉप होता है, मिक्स क्रॉपिंग होता ही नहीं, झाड़ भी नहीं है। तो किसान की अगर कुछ एक धान्य में सपोज उनका लॉस हो गया तो उनके पास दूसरा कुछ है ही नहीं। अगर उनके पास कुछ झाड़ रहेंगे, फ्रूट ट्रीज रहेंगे, तो कुछ एक सब्सिडरी इनकम होती है, वो अभी पूरी तरीके से लॉस हो गई है। खेती एक विज्ञान कहते थे, खेती इज़ अ साइंस। बट आजकल के गाँव में अगर हम जाते हैं तो खेतों में लोग ही नहीं है, जो रह रहे हैं वो माइंडलेस खेती कर रहे हैं, माइंडलेस कंजम्पशन के लिए माइंडलेस खेती हो रही है। जो विज्ञान होता था कि हम वेदर फोरकास्ट देख लेंगे, हम थोड़ा डेटा देख लेंगे और आगे का हम प्लानिंग करेंगे, वो सब चीज़ें है ही नहीं। उसके लिए टोटल डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट पे। और मुझे नहीं लगता कि अब तक गवर्नमेंट के पास में कोई भी ऐसा पोर्टल है जहाँ पे वो फ्यूचर रेडीनेस के लिए तैयार कर रहे हैं लोगों को अलॉन्ग विद डेटा। अगर रेस्टोरेशन करना है तो नॉट जस्ट लैंडस्केप को हमें तो बराबर करना ही है, क्योंकि हर जगह टेरेसिंग हो रहा है, लैंड फ्लैटन हो रहा है, ट्रीज निकाले जा रहे हैं। वाटर सिस्टम्स भी हमारे यहाँ पे जो खेतों में दिख रहा है, एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। हर एक खेत पे एक पंप होगा, जनरेटर से चल रहे हैं और किसानों का मीटर का बिल बहुत ज़्यादा आता है। और ये सब चीज़ें किसान अपने जो प्रोडक्शन है उसके कॉस्ट में लगाते ही नहीं। वो बिंदास कह देते हैं हमने आज इतना कमाया, बट क्या आपने आपका मीटर का बिल उस प्रोडक्शन में लगाया है? नहीं। तो हमारे किसान फिनेंशियली लिटरेट भी नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है।
मोनोक्रॉपिंग करे जा रहे हैं, रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज तक नहीं हो रहा है, जो खेती का एक्चुअली मूलभूत प्रिंसिपल था कि जो भी चीज़ें आप खेती में सिर्फ आप अपना फ्रूट ले रहे हो, आप सीड ले रहे हो, बाकी चीज़ वापस ज़मीन के अंदर जाएगी और उसका पूरी तरीके से रिसाइकल होगा, वो नहीं होता है, सब कुछ जला दिया जाता है, स्टबल बर्निंग हो रहा है, पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टर्माइट्स जो भी एक लाइफ साइकिल था वो नष्ट हो चुका है। तो खेती का कुछ कुछ केसेस मैं देख रही हूँ जो मैंने ऐसे लिस्ट किया, पता नहीं कितने कवर कर पाएंगे। नासिक में गारपीट, ओले, हेलस्टॉर्म जो बोलते हैं, जब कलसुबाई पीक्स में वो बहुत ज़्यादा हेलस्टॉर्म हुआ तो पीक्स पूरा हेलस्टॉर्म के नीचे दबा हुआ था 3-4 दिन तक। उसके बाद जब खेती वाले ऊपर गए किसान, तो बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स मरे हुए थे। और ओवर द टाइम जब हम देख रहे हैं तो महुआ, करौंदा, ये सब जो चीज़ें हैं जो जंगल खेती का भाग होते हैं और बहुत ही क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप्स है ये, उसकी उत्पत्ति कम हो गई है। करौंदा जैसा फ्रूट जो एक्चुअली इतना उनको सपोर्ट करता था किसानों को, वो भी लॉस में जा रहा है, वहाँ पे दाग पड़ रहे हैं, तो उसको कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं वो। वर्धा में मैं अभी जाकर आई, वर्धा में बीटी कॉटन में भी कीड़े लग रहे हैं, तो अब वहाँ पे किसान बैठ के वापस देसी कॉटन को प्रमोट कर रहे हैं और उसके एग्जाम्पल्स बना रहे हैं। तो जो बीटी कॉटन बनाया गया था कि उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये होगा, तो उसको कीड़े क्यों लग रहे हैं? मतलब आपने क्लाइमेट रेजिलियंस को उसमें इनकॉर्पोरेट किया ही नहीं है सीड्स में। तो साइंटिस्ट को अब ये देखना पड़ेगा कि हम क्लाइमेट रेजिलियंट सीड्स कैसे बनाएंगे। भोर की लैंडस्लाइड्स जो लवासा में है, वैसा ही भोर में लैंडस्लाइड्स है। भीमाशंकर में क्रॉप पैटर्न्स चेंज हो चुके हैं। और ग्राउंडनट जैसे सीड्स जिसको बहुत अच्छा सॉइल क्वालिटी लगता है, सॉइल डेप्थ लगती है, आजकल के खेतों में स्पेशली स्लोप्स में सॉइल की डेप्थ ही नहीं है, तो आप जो रूट क्रॉप्स है, ट्यूबर्स है, वो कैसे लोगे? पूना, अपने इधर ही बगल में मूलखेड़ करके एक प्लेस है, वहाँ पे हमारा दूध वाला हमारे लिए कुछ कुछ लेकर आता है, तो वो कह रहा था कि राइस के जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस जो रेंज हो रही है, 3 महीने की जगह 5 महीने रेंज हो रही है, दसरा तक रावण जल रहा नहीं है, इतनी रेंज हो रही है, तो राइस उग रहा नहीं है अच्छे से। एंड जो भी उग रहा है, जिसने जिसने ऑर्गेनिक रखा है, जिसने जिसने देसी वैरायटी रखी है, उसका फिर भी टिक गया है, बाकी लोगों का राइस क्रॉप प्रोडक्शन 25 से 40% तक डाउन है। तो ये सारे केसेस में जो एक कॉमन पॉइंट है कि देसी वैरायटी और नेचुरल फार्मिंग करने वाले लोग फिर भी थोड़ा बहुत टिक चुके हैं, बाकी लोग बहुत लॉसेस में हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि अब करना क्या है, क्योंकि एवरी 3 इयर्स क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उन्हें फ्यूचर का पता नहीं कि क्या करेंगे। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे खेती को जो सपोर्ट देना है, सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है और प्राइस भी नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट इंपोर्ट हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो तूर दाल हो रही है इंपोर्ट, चना इंपोर्ट हो रहा है, प्याज तक इंपोर्ट हो रहा है, और ये लोगों को पता ही नहीं है कि हम प्याज कहाँ का खा रहे हैं, ईरान और इजिप्ट के प्याज खा रहे हैं। तो जो हम लोकल सीजनल छोड़ चुके हैं, तो हेल्थ रिस्क तो होना ही है। थोड़े सोल्यूशंस लिखे थे कि फार्म सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं और अर्बन सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। फार्मर्स को पता चल ही जाता है कि भाई अपने को नेचर का ध्यान रख के हम लोग कुछ ना कुछ उसको बचा के कर लेंगे, बट एज हमारी जो कम्युनिटी यहाँ है, हम लोग कितने लोग एक्टिव फार्मिंग कर रहे हैं पता नहीं, बट हम क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है एक नॉलेज बैंक की लोकल लेवल पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया लेवल पर जो स्टडीज़ होती है वो आप लोकल लेवल पे नहीं अकोमोडेट कर सकते हैं। तो जो लोकल किसान है, एफपीओज बोला जाता है, बट मुझे नहीं पता कि एफपीओज एक्चुअली कितना सही तरीके से काम कर रहे हैं। एक्चुअली एक नॉलेज बैंक होना चाहिए हर एक लोकल लेवल पे, और इनको एक मेंटर दिया जाना चाहिए टू राइट, डॉक्यूमेंट, एनालाइज, और उसके आगे क्या कर सकते हो वो सब डेटा फार्मर्स के लिए कोई ना कोई बनाना चाहिए। तो आईटी का इतना काम हो रहा है, एक आध फेलोज हर एक लेवल पे होने चाहिए, एक आध हर एक फार्म लेवल पे, लोकल लेवल पे एक फेलो है जो घूमता रहेगा, सेंट्रलाइज लेवल पे ही विल कलेक्ट डेटा और सब कुछ उनके लिए ही रेडी करेगा। और उसी का काम होगा कि ये जो लोकल लेवल की चीज़ें हैं, जो ग्राम सभा की हम बात कर रहे हैं सुबह से, यही आदमी जो है वो ये सारा डेटा अगर पॉलिसी लेवल पे लेकर जाएगा तो उस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगा। अर्बन सोल्यूशन में ऐसे आदमी हमें ही देने पड़ेंगे गाँव में। अर्बन में हमने काफ़ी ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है कि हम एमिशन फ्री लाइफ कैसे जी सकते हैं, हम अपनी जो फूड चॉइसेस है और लाइफस्टाइल चॉइसेस है वो कैसे बदलेंगे। उससे ज़्यादा हम जो संकट ये लोग खेती में फेस कर रहे हैं उसके लिए हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है जो मैंने भी वही सोच के फार्मर्स को एक सेलिंग मैकेनिज्म मिल जाए करके मैंने अपने आप को उनके साथ लिंक कर लिया, और शहर में रहते हुए मैं उनका प्रोड्यूस यहाँ पे बेच सकती हूँ। दिस वॉज माई सपोर्ट फॉर देम। ऐसे और हम क्या क्या कर सकते हैं वो हमें अपने लेवल पे सोचना पड़ेगा।
तो ये इतने सॉल्यूशंस मेरे साथ में है, इधर तक मैं छोड़ती हूँ। इंडिविजुअल लेवल पे क्लाइमेट क्राइसिस का मैंने एक कोई लिखा है कि हर 10 साल में पहले पता चलता था कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, बट आज सुबह से जो सुन रही हूँ ऐसे लग रहा है 10 साल नहीं 3 साल में पता चलने लग गया है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है। तो इस सल्यूशन को इंडिविजुअल लेवल पर सोचना बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट लेवल और वर्ल्ड लेवल पर छोड़कर नहीं होगा। थैंक यू।